हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ टोटल 40 प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी को, जो भी रेलवे के एनटीपीसी को होने वाले एग्जाम है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है सारी क्वालिटी ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जहाँ तहाँ से प्रश्न नहीं उठाया गया है, सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उम्मीद है इससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में टोटल 40 प्रश्न हैं और हर वीडियो क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मार्क्स मिलेंगे। आपको बताना है वीडियो के एंड में कमेंट करके कि आपके टोटल कितने मार्क्स 40 में से सिक्योर होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न है कि किसी जीव का प्रत्येक विशेषक किससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डी, मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए से जो उसका विशेषक होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए, जीवों में जो गुण होते हैं वो माता और पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। निषेचन के समय क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के डीएनए मिलकर नए जीव का जीनोटाइप बनाते हैं। ठीक है, इसलिए भी जो विशेषता होती है वो दोनों के डीएनए से प्रभावित होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि साबुन का जल रागी यानी कि हाइड्रोफिलिक जो सिरा होता है वो किसके साथ विलय होता है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जल रागी यानी कि जल में विलय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसका एक दूसरा पार्ट होता है जिसे पूछ बोलते हैं, वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, इसे जल विमुख कहते हैं और ये पूछ वाला सिरा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यह पूछ जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु के लिए उत्तल दर्पण का आवर्धन कितना है, 0.2। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, ये सवाल है। देखिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कितनी हाइट है, 0.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है और आवर्धन कितना है, 0.2। आवर्धन का फॉर्मूला यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। देखिए, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे m कितना दे रखा है, 0.2 और हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे m बराबर m नहीं, यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, 0.2 इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5। ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा 0.2 इंटू 5 यानी कि 1 सेंटीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन में से कौन सी घटना होती है। देखिए, जब जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें कोलाइडी कण जो होते हैं उनके द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान। ठीक है, जब प्रकाश जो होते हैं कोलाइड कणों से टकराकर वापस टकराकर फैलते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं, तो ये होता है टिंडल प्रभाव प्रकाश का। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल याद रखिएगा, जो धूल भरा कमरा होता है। ठीक है, क्या धूल भरे कमरे में प्रकाश किरण का दिखना, जब किसी छेद से सूर्य की प्रकाश आती है तब अगर कमरे में धूल होगा तो प्रकाश का जो पाथ है या रास्ता है वो दिखाई देता है, यही टिंडल प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है
एल्केन का क्लोरीनीकरण किस प्रकार का अभिक्रिया है? याद रखिएगा, एल्केन का जो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया है यह है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, याद रखिएगा इसको। CH4 एल्केन प्लस Cl2 क्या बनेगा? CH3Cl बनाएगा प्लस बनाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है ये सनलाइट में होती है, सूर्य के प्रकाश में होती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 से घटा के 20 मीटर पर सेकंड कर देती है, तो त्वरण की मान पूछा गया है। देखिए जब चाल घट रहा है तो याद रखिए त्वरण कैसा होगा? ये निगेटिव होगा और इसे हम लोग मंदन कहते हैं। ठीक है, मंदन कहा जाता है इसे, त्वरण नहीं मंदन कहा जाता है। तो फॉर्मूला जो होगा वो लगाइए, एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v-u/t। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल वेलोसिटी है 40 और टाइम है 5। तो हो जाएगा 20 माइनस का बाई 5 यानी कि माइनस का 4। ये 4 जो है ये इंडिकेट कर रहा कि स्पीड जो है लगातार घट रही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन का मार्ग और निर्माण सतह दोनों है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका काम क्या होता है? पदार्थों का परिवहन और प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण। ठीक है, ये भी इसी का काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि द्रव्यमान m और वेग v वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा 100 जूल है। अगर द्रव्यमान को डबल कर दे और वेग को सेम रखे तो ऊर्जा कितनी होगी? देखिए जो 100 जूल है इसके लिए होता है, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। पहले फॉर्मूला देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 100 है, ये 1/2 है, ये m है और ये v स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसको डबल कर दे तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? सीधे 200 जूल आप लगा सकते हैं इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है चम्मच के सामने वाले भाग में बना प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, यह किसकी तरह कार्य करता है? देखिए चम्मच का 2 भाग होता है, एक होता है उठा हुआ भाग। ठीक है, ये उठा हुआ भाग है, ये पीछे का भाग है और ये सामने का भाग है। ठीक है, बोला कि इस भाग में जो है प्रतिबिंब जो है उल्टा नजर आता है, ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण की वजह से। ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, कॉनकेव मिरर की तरह कार्य करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है? याद रखिएगा, मैं बता देता हूं आपको। Ca है और 2 को Cl है। ठीक है, तो कैल्शियम का हो जाएगा 40 और उसका होता है 35.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 71, हो जाएगा 111। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किस कोशिका का आकार लगातार बदलता रहता है? याद रखिएगा ये होगा अमीबा। अमीबा का जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये एक कोशिकीय जीव है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि पित्त रस के कार्यों के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत बोला गया है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, देखिए इसमें गलत की
बात की जा रही है, तो इसमें पहले पता करते कौन कौन सा सही है। पैनक्रियाटिक एंजाइम की क्षमता बढ़ाता है, बिल्कुल सही। वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ता है, बिल्कुल सही। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है, ये गलत है, ठीक है। भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, ये भी सही है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, यही गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि 100 कूलम आवेश 50 सेकंड में प्रवाहित होता है तो धारा कितनी होगी? सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना है आपको हमेशा इसको, I बराबर Q बाई T। तो धारा बोला गया है, आवेश दे रखा है 100 और टाइम दे रखा है 50 सेकंड, इसे कट जाएगा 2 टाइम्स तो 2 एम्पियर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शीर्ष विभज्योतक उत्तक एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा, एपिकल मेरिस्टेम जो है ये पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, तो ये तना और जड़ के बढ़ने वाला भागों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, HCl जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? देखिए याद रखिएगा, HCl जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका रिएक्शन होता है HCl प्लस H2O, तो बनेगा H3O प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये एक आयनन है, ये यहाँ पे ये भी आयन बनाता है, यहाँ पर भी आयन बनाता है, तो क्या होगा H3O प्लस और Cl माइनस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से सोल का उदाहरण कौन सा है? तो सोल कौन सा है? याद रखिएगा, सोल जो होता है ठोस प्लस द्रव का कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि किसी दर्पण का आवर्धन 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए आवर्धन कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो और ये एक से छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा, तो छोटा बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ये दोनों तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब देखिए 0.75 है तो ये बनेगा आभासी, सीधा और छोटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ये कहता है कि द्रव्यमान को हम लोग ना बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये दिया किसने था? याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, लोवेजियर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, श्रम का विभाजन किसमें होता है? ठीक है, तो याद रखना आपको, श्रम का विभाजन किसमें होता है? तो श्रम का विभाजन जो है केवल बहुकोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, सहसंयोजक यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है? तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं इनका जो क्वथनांक होता है इसका कम होने का मेन रीजन है प्रबल सहसंयोजक बल, ठीक है, प्रबल आबंध, लेकिन दुर्बल अंतर आणविक बल, इंटरेक्शन फोर्स जो होता है उनका कम होता है, इसलिए इनका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन असंतृप्त यौगिक कौन सा है? असंतृप्त यौगिक की बात हो रही है तो असंतृप्त याद रखिएगा, जो एल्केन को छोड़ के एल्कीन और एल्काइन दोनों जो हैं आते हैं असंतृप्त यौगिक में, ठीक है। तो C2H4 जो है ये असंतृप्त यौगिक है, ये संतृप्त है, ये संतृप्त है, ये संतृप्त है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है CnH4
H2n-2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1 kg भार को 2.5 मीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए किया गया कार्य। तो याद रखिए कार्य बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो मास है 1 kg, जी बोला है 10 ले लो और हाइट है 2.5, यानी कि 25 जूल जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है। तो आपको याद होना चाहिए ये जो है बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी, F बराबर, ठीक है, संवेग परिवर्तन अपॉन टाइम, ये बल के बराबर होता है। अगला सवाल है कि प्रकृति में हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इस्त्री, टोस्टर और हीटर किस प्रभाव पर काम करते हैं। तो ये सब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा परासरण का उदाहरण नहीं है। परासरण का उदाहरण नहीं है बोला गया है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, तो O2 और CO2 का संचालन ये जो है परासरण का कारण नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है डिफ्यूजन के चलते, डिफ्यूजन के चलते होता है। बाकी तीनों का तीनों परासरण का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यदि वस्तु 50 मीटर ऊंचाई से गिरा जाए तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या होगी। देखिए किसी भी वस्तु को अगर 50 मीटर ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो ऊपर में तो पकड़े हुए ही होंगे, नीचे ना जाएगा वो। तो जब यहाँ पे कोई भी चीज होगा तो u 0 हो जाएगा। अगर किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, इस चीज को ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगा, प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अभिक्रिया को संतुलित करें। Al2, यहाँ पे Al2 है, यहाँ पे Al1 है। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं। पहले यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे Ba1 है, यहाँ पे Ba1 है। ठीक है, यहाँ पे SO4 3 है, यहाँ पे SO4 1 है, यहाँ पे 3 लगा देंगे। यहाँ पे 3 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब लग रहा है जो इक्वेशन जो है बैलेंस है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टावर से गिरती गेंद के मध्य बिंदु पर उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। दोनों ऊर्जा होगी। ठीक है, और दोनों 50-50% होगी। काइनेटिक एनर्जी 50% और पोटेंशियल एनर्जी भी 50% होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। ये बोला गया, नहीं की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। इसके अलावा बात की जाए प्रोकैरियोटिक में, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ओरिजिनल भी नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्यों होता है। देखिए प्रिज्म में जो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है वो उसके अपूर्णांक में मल्टीपल लेयर होते हैं, जिसमें अलग अलग अपूर्णांक होता है, जिसके चलते क्या होता है उसमें विक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है जो रंग होते हैं, ठीक है, उनके अपूर्णांक की बात की जा रही है, रंगों के अपूर्णांक की बात की जा रही है। ओके, जिसमें हरे रंग की वेवलेंथ जो होती है अलग होती है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी
अलग अलग आता है सबका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि रक्त संयोजी उत्तक है तो अस्थियां क्या है? अस्थियां भी एक टाइप की संयोजी उत्तक ही होती है। ऑप्शन नंबर सी। रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजिक उत्तक ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दो द्रव्यमान m1 और m2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो वस्तुओं के बीच m1 m2 के बीच, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, F बराबर m1 इंटू m2, दोनों का मासेस अपॉन r स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होता है कैपिटल G के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे किसके समानुपाती होता है ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये m1 m2 के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक सेकंड इसको और ऊपर कर देता हूं। सही कथन चुने, एरोबिक प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा निकलती है। एटीपी टूटकर ऊर्जा देता है, बिल्कुल सही है। पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता है, तीनों सही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। जब एरोबिक श्वसन होता है यानी कि वायु की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, तो ऊर्जा जो है अधिक निकलती है। एटीपी टूटकर ऊर्जा देता है, बिल्कुल सही है। अगर पायरुवेट जो है लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। पायरुवेट क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि एनारोबिक श्वसन होती है, ठीक है, एनारोबिक श्वसन जब होगी तब क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, यानी कि दौड़ते वक्त ज्यादातर ये होता है। नेफ्थलीन जलाने पर कैसी ज्वाला मिलती है? ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं इसमें कार्बन अधिक होता है, इसलिए इसका जो ज्वाला होगा वो कजली ज्वाला यानी कि स्मोकी फ्लेम बनेगा। कैसा बनेगा? स्मोकी फ्लेम बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जड़त्व और द्रव्यमान का संबंध क्या है? देखिए, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा उस वस्तु का। अगला है, परागन क्या है? परागन के बारे में ध्यान रखना है आपको। पॉलिनेशन, परागन क्या है? पराग कणों का स्थानांतरण, ठीक है, पराग कणों का पुंकेसर से वर्तीय स्थानांतरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ रसधानी में जमा नहीं होता है? रसधानी में जमा नहीं होता है बोला गया, ध्यान देना आपको। तो सही जवाब होगा प्रोटीन, ये रसधानी में जमा नहीं होता है। इसके अलावा खनिज लवण, शर्करा और अमीनो एसिड तीनों ही रसधानी में जमा होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल है कि अभिक्रिया के उत्पाद पहचाने। MnO2+4HCl क्या बनेगा? देखिए, MnO2+4HCl बनाएगा MnCl2+Cl2+2H2O, ठीक है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके जितने भी स्कोर आया है उसको कमेंट करिए, ठीक है। अब कितना स्कोर टोटल बनते हैं इस टेस्ट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।